हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 पार्ट 7। तो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, जिसके पार्ट 6 तक अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस। उसमें अगर कोई डाउट आता है तो उसको पूछ सकते हैं आप। तो पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कुछ सेंसर्स, जैसे कि उसके क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। साथ ही साथ हमने स्ट्रेन पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट और प्रॉक्सिमिटी टाइप सेंसर। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट्स स्ट्रेन गेजेस क्या होते हैं और कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने देखा था स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन जो होता है सेंसस का, उसको बहुत तरीके से करते हैं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेज टू क्लासीफाई दैट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वर्गीकरण जो था, दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी टाइप सेंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स मैंने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ये सारे सेंसर दिखाए भी थे आपको, जिसमें से पोटेंशियोमीटर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम आज स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे स्ट्रेन गेज एलिमेंट, और कुछ टाइम बचेगा तो हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटिव टाइप या कैपेसिटिव एलिमेंट टाइप सेंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन गेज एलिमेंट। तो स्ट्रेन गेज एलिमेंट यानी कि स्ट्रेन गेजेस क्या होते हैं, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसर जिसमें हम स्ट्रेन गेज का प्रयोग करेंगे, जिससे हम आपके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। तो स्ट्रेन गेज इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंसर एज वेल। तो नाम से क्या पता चल रहा है, स्ट्रेन, जिसको शायद हिंदी में हम विकृति बोलते हैं। तो स्ट्रेन इन एन एलिमेंट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड टू द ओरिजिनल लेंथ। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेन जो होता है दैट इज अ चेंज इन लेंथ, दैट इज चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हम पढ़े हैं। और ये जो चेंज इन लेंथ होती है किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में लोड आपका अप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो तो उसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। तो द स्ट्रेन चेंजेस द रेजिस्टेंस आर ऑफ द एलिमेंट। तो जैसे जैसे स्ट्रेन चेंज होगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस आर भी चेंज होगा, और रेजिस्टेंस से जुड़ा होगा एलिमेंट का। तो एलिमेंट का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस, वो भी चेंज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा आर बाय आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा आर बाय आर यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो वो लेंथ से रिलेटेड है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेन कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती जो भी है, ये अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ेगा जी, जिसे हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज गेज फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गेज फैक्टर। तो हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, जो हमने मॉस में पढ़ा था या एफएम में, उसमें ईएम में पढ़ा था, मैकेनिक्स में पढ़ा था, अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो वहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। यहाँ पे हमने रिलेट कर रहे हैं, उस चेंज इन लेंथ को रिलेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस से, एलिमेंट के रेजिस्टेंस से, क्योंकि जो हमारा सिग्नल देता है सेंसर, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पे जी क्या है स्टूडेंट्स, जी इज द गेज फैक्टर, जो हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है। तो इन जनरल वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर्ड इन बिटवीन द 2 to 4। तो जी की वैल्यू 2 to 4 के बीच में होती है। एंड द रेजिस्टेंस आर टेकन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 100 ओम। और रेजिस्टेंस कितना लेते हैं हम, 100 ओम के अप्रॉक्स लेते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसका कुछ डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज अ पैटर्न ऑफ रेजिस्टिव फॉइल्स होते हैं, जिसकी मदद से आपका मेजरमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रेन गेजेस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द कनेक्शन लीड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्शन लीड्स। और यहाँ पे वायर है, ये इस तरीके से वाउंड शेप में राउंडेड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अनदर पार्ट है इसका, कनेक्शन लीड्स, उसका दूसरा व्यू दिखा रहे हैं। तो दिस इज जो ये शीट लगी हुई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटल फॉइल। तो मेटल फॉइल उसके पीछे लगा देते हैं, जो आपका वायर्स होते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, इसका कुछ वर्किंग देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस एज पर द इक्वेशन 1। तो जो हमने इक्वेशन 1 वहाँ पीछे दी थी, दिस इज इक्वेशन 1।
तो इस इक्वेशन के बेस पे ही, इसके आधार पे ही आपका रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज वर्क करता है, उसी प्रिंसिपल पे, उसी सिद्धांत पे वर्क करता है। तो इट कंप्राइजेस ऑफ अ पैटर्न ऑफ रेजिस्टिव फॉयल, जो हमने दिखाया है, अरेंज की जाती है, रेजिस्टिव फॉयल अरेंज की जाती है, जैसे पीछे हमने फिगर में देखा है। दीज फॉयल्स आर मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन एलॉय, ये कॉन्स्टेंटन एलॉय का बनता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें मिला होता है, कॉपर निकल 55 to 45% एलॉय, एंड आर बॉन्डेड टू बैकिंग मटेरियल प्लास्टिक, उसमें हम बैकिंग मटेरियल भी बॉन्ड करते हैं, जोड़ते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, प्लॉयमाइड बोलते हैं। और क्या उसमें बॉन्डिंग मटेरियल ऐड करते हैं, एपॉक्सी या फिर ग्लास फाइबर रीइंफोर्स एपॉक्सी यूज़ करते हैं एज ए बैकिंग मटेरियल फॉइल्स में। तो बेसिकली एलॉय तो कॉपर निकल का है, लेकिन उसमें हम कुछ बैकिंग मटेरियल बनाते हैं ताकि बॉन्डिंग अच्छे से बनी रहे, ठीक है। तो स्ट्रेन गेजेस आर सिक्योर्ड टू द वर्कपीस बाय यूजिंग एपॉक्सी और साइनो एक्रालाइट सीमेंट से इसको सिक्योर किया जाता है वर्कपीस में, ठीक है, जोड़ा जाता है। तो एज द वर्क पीस अंडरगोज चेंज इन शेप, मतलब क्या हुआ, जब हम स्टूडेंट्स किसी भी वर्क पीस पे, किसी भी कार्यखंड पे लोड लगाएंगे तो उसमें उसकी लेंथ में परिवर्तन होगा, तो चेंज आएगा। तो एज द वर्क पीस अंडरगोज चेंज इट्स शेप, जैसे जैसे उसके आकार में चेंज आएगा ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, और रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज एलिमेंट चेंजेस, तो जैसे उसके शेप में यानी आकार में चेंज आएगा, लेंथ या विथ या हाइट में किसी भी उसमें डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, रेजिस्टेंस ब्रिज होता है, उसके माध्यम से हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं, और उसी के कंपैरिजन, उसी के संदर्भ में, उसी से रिलेट करके हम उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना वो एक्सपेंड हुआ है, या फिर आपका चेंज उसके आकार में कितना परिवर्तन हुआ है। तो इन द बैलेंस ब्रिज वी कैन हैव अ रिलेशन, ये देख सकते हैं एक बैलेंस, ये व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज द रेजिस्टेंस R3, दिस इज द रेजिस्टेंस RX। तो यहाँ पे देख सकते हैं VS वोल्टेज सप्लाई, बैटरी सप्लाई की गई है इसमें। तो बैलेंस ब्रिज अगर है यहाँ पे, दिस इज अ बैलेंस ब्रिज, ये पूरा का पूरा एक ब्रिज बना रहा है, ये बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है, जैसे ये दो रेजिस्टेंस इस साइड लगे हैं, तो इन दोनों का रेशो इधर के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होगा। तो R2 अपॉन R1 दैट विल बी इक्वल टू RX अपॉन R3। तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू RX बाय R3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और RX क्या है, RX इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज एलिमेंट, यानी RX ही चेंज होगा आपका जैसे उसके ऑब्जेक्ट के या कार्यखंड या वर्कपीस के शेप में चेंज आएगा, तो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से। और R2 क्या है, बैलेंसिंग रेजिस्टर है, जो बैलेंस करता है, एडजस्टेबल रेजिस्टर है। R1 एंड R3 आर नोन एज कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टर, एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाती है ताकि वो बैलेंस बना रहे। और R2 जो है RX के अकॉर्डिंग उसको उसकी वैल्यू में चेंज आएगा और बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो द मेजर्ड डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन, जो आपका डिफॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट, कितना चेंज हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, बाय द स्ट्रेन गेज इज कैलिब्रेटेड अगेंस्ट चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एडजस्टेबल रजिस्टर R2। तो जो एडजस्टेबल रजिस्टर R2 है उसके हिसाब से हम जो डिफॉर्मेशन है मेजरमेंट का, उसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, विच मेक्स द वोल्टेज अक्रॉस द नोड्स A एंड B इक्वल्स टू 0। तो R2 ऐसे बैलेंस करता है कि जो वोल्टेज है अक्रॉस पॉइंट A एंड पॉइंट B, वो क्या कर देगा, यहाँ पे वोल्टेज को 0 कर देता है। इस हिसाब से हम इस प्रिंसिपल के आधार पे हम स्ट्रेन गेजेस से क्या मेज़र कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर उसके डिफॉर्मेशन को मेज़र कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन स्ट्रेन गेजेस के क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रेन गेज बहुत जगह यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस में यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ द मशीन एंड फेलियर्स एनालिसिस, फेलियर की एनालिसिस है, या मशीन की डायग्नोसिस करनी है कि उसमें उस सही काम कर रही है कि नहीं, वहाँ पे स्ट्रेन गेजेस का प्रयोग हम करते हैं, यूज़ करते हैं। दे आर बेसिकली यूज्ड मल्टी एक्सियल स्ट्रेस फटीग टेस्टिंग, मल्टी एक्सियल यानी कि कई डायमेंशन में जो स्ट्रेस फटीग टेस्टिंग होती है, प्रूफ टेस्टिंग होती है,
रेजिडुअल स्ट्रेस या वाइब्रेशन का मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे भी हम स्ट्रेन गेजेस का यूज़ कर सकते हैं। टॉर्क का मेजरमेंट करना है, बेंडिंग या डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करना है, कंप्रेशन और टेंशन मेजरमेंट करना है, स्ट्रेन मेजरमेंट करना है, तो वहाँ पे हर जगह हम स्ट्रेन गेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेन गेजेस आर प्राइमरली यूज्ड एज ए सेंसर फॉर द मशीन टूल। तो पहले इसको प्राइमरली हम यूज़ करते थे एज ए मशीन टूल एंड सेफ्टी इन ऑटोमोबाइल में भी एज ए सेफ्टी पर्पस के लिए इसको हम यूज़ करते थे। इन पर्टिकुलर दे आर एम्प्लॉयड फॉर द फोर्स, फिर उसके बाद फोर्स मेजरमेंट में मशीन टूल में फोर्स मेजरमेंट के लिए भी किया जाता है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक प्रेस में भी किया जाता है, एज ए इम्पैक्ट सेंसर भी यूज़ करते हैं, एरोस्पेस व्हीकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है एज ए इम्पैक्ट सेंसर। तो इसके बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन है, इसके बहुत सारे इसके उपयोग हैं। तो होप आप लोग को स्ट्रेन गेज सारा कुछ समझ में आ गया हो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंसर है दैट इज द कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर। तो यहाँ पे कैपेसिटिव यानी कैपेसिटेंस पे बेस्ड सेंसर होगा। तो कैपेसिटिव सेंसर इज ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर, यानी कि असंपर्क सेंसर होते हैं ये, एंड इट इज प्राइमरली यूज्ड टू मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। किस लिए यूज किया जाता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है फ्रॉम मिलीमीटर टू 100 mm। तो यानी कि कुछ मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक इससे हम मेजर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 प्लेट्स, इसमें 3 प्लेट्स लगी होती हैं, विद द अपर पेयर फॉर्मिंग 1 कैपेसिटर, और अपर पेयर जो होता है ऊपर का जोड़ा होता है 1 कैपेसिटर बनाता है, एंड द लोअर जो पेयर हो तो अनदर कैपेसिटर बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट माइट टेक इन 2 फॉर्म्स। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको 2 तरीके से हम ले सकते हैं। वन ऑफ द प्लेट इज मूव्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो एक उनमें से कोई एक प्लेट मूव करे, डिस्प्लेसमेंट हो उसका डिस्प्लेसमेंट की वजह से, सो दैट प्लेट सेपरेशन चेंजेस। तो प्लेट के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो चेंज हो जाए। दूसरा तरीका क्या है? एरिया ऑफ ओवरलैप चेंजेस। तो जो जितने एरिया वो ओवरलैप कर रही थी वो चेंज हो जाए ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो वो दोनों तरीके से हम कैपेसिटिव एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं इसके यूज़ करने के, सेंसर्स को सेंस करने के। तो देख सकते हैं दोनों तरीके यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो कैपेसिटिव बेस में ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए कैपेसिटिव। तो यहाँ पे पहला जो तरीका है स्टूडेंट्स, 3 प्लेट कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर है। तो 3 प्लेट्स पहले इनिशियल ऐसे कंडीशन में लगी हुई है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। ओके स्टूडेंट्स। और जो ये सेकंड प्लेट यानी ये जो फर्स्ट सेकंड प्लेट है ऊपर की, वो एक कैपेसिटर फॉर्म करेगा, सेकंड 3 एक कैपेसिटर अनदर फॉर्म करेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमें मेज़र करना है जिस एलिमेंट का, उसको हम प्लेट 2 से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका जो प्लेट है वो भी डिस्प्लेस कर जाएगा। यानी इसकी जो पोजीशन होगी, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे ये सेपरेट डिस्टेंस पे रखे थे, मान लीजिए ये सेपरेट डिस्टेंस D1 पे रखे थे, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी यहाँ पे इनिशियली स्टूडेंट्स? वो कितनी थी? D1 थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी D1 थी आपकी। सपोज हमने इसमें इसको D1 कह दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो D1 था, और बाद में क्या हो गया स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एलिमेंट कनेक्ट किया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे ये प्लेट ऊपर चली गई, यानी प्लेट जो है मूव करके ऊपर चली गई। तो जब ऊपर गई है तो वो कितने डिस्टेंस ऊपर गई है? x डिस्टेंस सपोज मान लिया ऊपर कर गई। तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था, यहाँ पे बीच की दूरी D1 थी, बाद में दूरी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? D1 माइनस x हो गई, क्योंकि x डिस्टेंस ये मूव कर गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ओवरलैपिंग चेंज हो जाए, मतलब ये जो एलिमेंट है वो उसको लेके प्लेट को थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो पहले तो ओवरलैपिंग पूरी हो रही थी प्लेट में, लेकिन अब ओवरलैप हाफ हो गई, यानी इतना डिस्टेंस ये आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से दोनों तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर में जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटेंस C ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैसे डिनोट करेंगे? एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन R क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है, ये आपने पढ़ा होगा, ऑफ द डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। जो दो प्लेट के बीच में डायलैक्ट्रिक होगा उनकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो कितनी है? एप्सिलॉन R है।
ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। ए क्या है, एरिया ऑफ द ओवरलैप, जितना दो प्लेट ओवरलैप करी थी उसका एरिया। डी क्या है, दोनों के बीच की सेपरेशन, प्लेट की डिस्टेंस। तो एज द सेंटर प्लेट मूव, सेंटर प्लेट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो टॉप प्लेट से थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगी। तो दोनों के बीच में अलग अलग हम अगर कैपेसिटेंस निकाल लें तो कितना आएगा, पहली प्लेट के लिए C1 आ जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सेम होगा, तो ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, D प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर x वो अमाउंट बढ़ गया है। और नीचे वाली प्लेट के लिए जो C2 होगा कैपेसिटेंस वो D माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसके डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो C1 और C2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। When C1 and C2 are connected in the Wheatstone bridge, जब हम इस C1 और C2 को Wheatstone bridge से कनेक्ट कर देंगे तो उस तरीके वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब हम बैलेंस करेंगे वोल्टेज का, बैलेंस वोल्टेज का करेंगे तो जितना रिजल्टिंग आउट ऑफ बैलेंस वोल्टेज आएगा उसी के प्रोपोर्शनल में हम जो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, जो आपका एक्स डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे Wheatstone ब्रिज से इसको जब कनेक्ट करते हैं। तो उस तरीके से आपका कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर वर्क करता है। इसको पूरा आपको डिस्क्राइब नहीं करना है कि Wheatstone ब्रिज बना के दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही काफ़ी होगा कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर्स के लिए। तो कैपेसिटिव एलिमेंट कैन ऑल्सो बी यूज एज ए प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। द अप्रोच ऑफ द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंसर प्लेट इज यूज फॉर द induction of change in plate separation and this changes the capacitance which is used to detect the object। तो बेसिकली होता क्या है, इसका अप्रोच जो होता है, सेंसर जो प्लेट होते हैं दैट इज़ यूज फॉर द इंडक्शन ऑफ द चेंज इन प्लेट। जैसे जैसे प्लेट का सेपरेशन यानी डिस्टेंस चेंज होगी, सेपरेट होगी, तो इंडक्शन चेंज होगा, उसी के कंपैरिजन में ये जो चेंज होगा कैपेसिटेंस में आएगा और उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके लिए हम उसके रिलेटिव में निकाल लेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो होप आप लोग को ये कैपेसिटिव एलिमेंट बेस्ड सेंसर समझ में आ गया। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस है स्टूडेंट्स। फीड हॉपर लेवल मॉनिटरिंग, हॉपर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा, जिससे हम फीडिंग करते हैं किसी भी मशीन में, तो उसका जो लेवल है वो चेक करना होता है। तो फीड हॉपर लेवल मॉनिटरिंग के लिए भी हम कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर लगाते हैं। पंप में यूज़ करते हैं, स्मॉल वेसल पंप्स कंट्रोल में यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक्स में आपने पढ़ा होगा। ग्रीस लेवल चेक करना है कि ग्रीस कितना है उसका लेवल, तो उसके मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेवल कंट्रोल ऑफ लिक्विड्स का कितना लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे आपके बॉयलर्स वगैरह में। आपका नेक्स्ट मेट्रोलॉजी में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, यानी मेजरमेंट करने के लिए, टू मेजर द शेप एरर इन द पार्ट बीइंग प्रोड्यूस, जो पार्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो शेप एरर है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी ये कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका है टू एनालाइज द ऑप्टिमाइज द रोटेशन ऑफ स्पिंडल इन वेरियस मशीन टूल्स सच एज सरफेस ग्राइंडर्स, लेथ, मिलिंग मशीन। इसमें जो स्पिंडल्स लगे होते हैं उसको एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए उसके रोटेशन को भी हम यूज़ करते हैं। या आपका एयर बियरिंग स्पिंडल्स होते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं बाय मेजरिंग द एरर्स। तो जो एरर्स आते हैं मशीन टूल्स में उसको हम मेज़र करके उसको रेक्टिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसर्स। असेंबली लाइन टेस्टिंग में भी इसका यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, टू टेस्ट द असेंबली पार्ट्स फॉर द यूनिफॉर्मिटी, यानी जो आपका असेंबल पार्ट्स बन रहे हैं वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है, उसकी थिकनेस और उसके अदर डिज़ाइन फीचर जो हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सर्टेन कंपोनेंट सच एज ग्लू एक्सेट्रा, कि कोई कंपोनेंट वहाँ पे उपस्थित है कि नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर का हम यूज़ करते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ सेंसर्स का दोनों टाइप समझ में आ गया हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन सेंसर का, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो पहला हमने पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया, दूसरा स्ट्रेन गेज और तीसरा आपका कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया हो। इसमें कोई भी डाउट आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।